नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करियर विल ग्रोथ पर। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी आर्टिकल 19 का पूर्ण कवरेज ट्रैप सीरीज के थ्रू, जो कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि हम ट्रैप के थ्रू ही सारी चीज़ों को कवर करवाएंगे, सारी कोर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि सारी बुक को ही ट्रैप पॉइंट के कवर कराएंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब एक लिमिटेड टाइम है, 55 डेज है। ठीक है, तो 55 डेज में पूरा कवर करने के लिए आपको कुछ एक ऐसी अटैकिंग पॉइंट अटैकिंग मोड में ही आपको पढ़ाई करनी होगी कि आप जहाँ से पढ़ें वहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप अब भी अगर बहुत डिटेल जा रहे हैं, बहुत एक पेज में कई दिन लगा दे रहे हैं एक चैप्टर में, तो आप उस तरह से कंपटीशन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी मेहनत होगा वो हमारा अधिक होगा, आपका कम होगा। आपको आउटपुट इस क्लास से आपको आउटपुट ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जैसे कि हम पहला ही ट्रैप लाइन देखते हैं। ट्रैप लाइन देखिए आप लोग, ट्रैप लाइन ये होता है कि उसमें आप समझिएगा कि दोनों में बहुत ही माइनर अंतर होगा, लेकिन आप यही एग्जाम में गलती कराएंगे और बाद में लगेगा यार तो आर्टिकल 19 तो हम तो कई बार पढ़े थे फिर भी गलती हो गया। लेकिन हम जो यहाँ समझा देंगे आपको, क्लास में भी मेरी आवाज़ वहाँ सुनाई देगी कि हाँ यार यहाँ ट्रैप था। ठीक, तो इस ट्रैप को आप लोग पकड़िएगा। अगर आप ऐसे ट्रैप को पकड़ने लगेंगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पॉलिटी पर। हमने आपको वादा किया है कि जीएस के सारे कोर कॉन्सेप्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सबका बनाएंगे और आप लोगों को देंगे। ठीक, इसमें क्या होगा कि सारा कुछ बहुत ही कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अब ट्रैप लाइन आप ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। ठीक, ट्रैप क्या है? अभी अनुच्छेद 19 को 14 और 21 और 19 को समान रूप से मान लिया। मतलब कि देखिए सारे अधिकार सभी या सभी अगर नागरिकों को दिया जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ 14, 21 और 19 है। लेकिन आप यहाँ व्यक्तियों दिया है, व्यक्तियों में आप पूरे वर्ल्ड के लोग आ जाएंगे, विश्व के भी लोग आ जाएंगे। ठीक, तो 19 जो है नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, 19 नागरिकों को दिया गया है, भारतीय नागरिकों को। ये अधिकार विदेशी और गैर नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके विपरीत अनुच्छेद 14, 21 सभी व्यक्ति। अब 14, 21 इसलिए दिया गया कि विधि के समान संरक्षण है और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। जान ही रहे हैं, तो भाई प्राण की स्वतंत्रता मतलब जीने की स्वतंत्रता तो सबको देना हर देश की एक जिम्मेदारी है। कि आप हमारे देश में है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जान की जिम्मेदारी, जीने की जिम्मेदारी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये देना जरूरी था। अनुच्छेद 14 और 21 सही व्यक्तियों पर लागू होता है। ठीक है, इससे नागरिक और व्यक्ति के बीच का संवैधानिक अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब बहुत इसका एक घुमा कर अगर सवाल बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? इसमें बता देगा कि किस अनुच्छेद से नागरिक और व्यक्ति के बीच संवैधानिक अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो आप फिर वहाँ भी घूम जाएंगे। तो अब मान के चलिए एक 14 लिख दीजिएगा, 19 मतलब 14 सभी व्यक्तियों को है, नागरिक यहाँ सभी नागरिकों को है, और जो है कि 19 केवल भारतीय नागरिकों का है, तो मतलब वहाँ अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप लोगों को इतना डिटेल नहीं जाएगा, ये पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा करता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रैप क्या है? अनुच्छेद 19 केवल एक ही स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब बहुत सारे लोगों को लग जाएगा कि हाँ यार 19 है, मूल अधिकार है, तो 19 एक ही अनुच्छेद है तो केवल एक ही लोग स्वतंत्रता प्राप्त करता होगा। जो बिगनर होंगे, नहीं तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये आइडिया लग जाता है कि अनुच्छेद 19 को एक एकल अधिकार के रूप में समझ लिया जाता है, वो तो मतलब ट्रैप है। दूसरा उत्तर, अनुच्छेद 19 वास्तव में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कितना? 6 स्वतंत्रता। अब इन 6 स्वतंत्रता को कभी कभी पूछ भी लेता है, आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन देख लीजिए क्रम एक बार। वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अब यूपीएसआई में इन स्वतंत्रताओं की संख्या और प्रकृति दोनों से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम कोर कॉन्सेप्ट को ही कवर करेंगे और ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीधे। ठीक, तो बाकी जो भी ट्राई किया जा रहा है कि आपको बेस्ट देने के लिए, फिर भी आगे एग्जाम के बाद इसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजी कितनी काम की कितनी नहीं। इसलिए हम इस पर देखिए आपका रिस्क भी नहीं है, इसलिए हम इसको बार बार कर रहे हैं। इस पर आपका रिस्क नहीं है। आपको क्या करना है, अपना सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। बाकी 1-2 घंटे जो भी आपका टाइम मिले फास्ट पे करके आप देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं सबका निचोड़ हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिस्क भी नहीं है। आपको हमेशा नहीं करेंगे कि आप अपना पूरा टाइम टेबल बदल दीजिए, इसी को पढ़िए, ऐसा नहीं। आप इसको देखते रहिए साइड से और अपना पढ़ाई जो भी करते हैं आप उसको कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ट्रैप लाइन, अगला ट्रैप लाइन, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण और असीमित है। अब देखिए पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में पूर्ण और असीमित तुरंत आते ही आपके जो दिमाग में होता है ना, आपको सवाल आ जाना चाहिए कि पूर्ण असीमित दोनों ऐसी चीज़ें। देखिए संविधान आपको कभी भी कोई भी चीज़ बहुत पूर्ण नहीं देगा। इसलिए नहीं पूर्ण देगा कि एक व्यवस्था बनाकर उसको रखना होता है। ठीक है, अब व्यवस्था तभी बनकर रह पाएगी जब उसमें आप
युक्त संगत आपको युक्त संगत प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, तो फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाक में व्यक्ति स्वतंत्रता पर राज्य युक्त संगत प्रतिबंध लगा सकता है, जो हमने आपको बताया पहले। ये प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जाते हैं? संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था। देखिए ये जो चार बातें बताई गई हैं, संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, तो बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आपको अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दे दिया जाए तो आप ऐसे भी भाषण दे सकते हैं जिससे देश में विद्रोह उत्पन्न हो जाए, या आप ऐसे भी भाषण दे सकते हैं जो विदेशी राष्ट्र उसका फायदा उठा लें, या आपको तोड़ दें, पूरे राष्ट्र को तोड़ दें। ठीक है, राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब रुके, सभी लोग गाड़ी जाम कर दें और कर दें, सार्वजनिक व्यवस्था, हॉस्पिटल तोड़ फोड़ दें। ठीक, तो ये सब व्यवस्थाएं आप बाधित होंगी, तो इस आधार पर इसको रोका जा सकता है, सार्वजनिक वाक्य अभिव्यक्ति को। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। देखिए उसमें और भी चीज़ें नैतिकता, शिष्टाचार, मानहानि और न्यायालय की अवमानना जैसे आधारों पर लगाए जा सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। देखिए अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि इस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और लगभग मैक्सिमम चीज़ों पर युक्ति संगत प्रतिबंध है। आप लोग ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत खुला छूट दिया गया है, क्योंकि कानून का मतलब ही क्या है, राज्य का मतलब क्या है? एक व्यवस्था बना कर रखता है। व्यवस्था कैसे बनेगा? व्यवस्था से पूरा खुली छूट दे देंगे तो अब थोड़ी ना बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो लगाता है राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो व्यवस्था बनाकर जैसे रखना चाहे रखता है। हाँ, इससे ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति का विकास ना रुके, ऐसे भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा वो कि इससे व्यक्ति का विकास ही रुक जाए। अब जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देता है तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, या कोई नई चीज़ आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हालांकि हम ज़्यादा डीप चले जा रहे हैं, इसको हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ा देखते हैं क्या है ना कि एक माइंडसेट दूसरा बना हुआ अभी फिलहाल। ठीक, तो हमें लग रहा है कि ना हम दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। इसलिए ठीक है, देखते हैं फिर से आगे आते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा कम एक्सप्लेन करें। प्रेस की स्वतंत्रता अलग से संविधान में लिखी गई है। ठीक है, तो अब प्रेस की देखिए जहाँ भी ये कहे कि संविधान में लिखी गई है, आपको तुरंत वहाँ सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ये होती है जो पूछता है कि वो लिखी नहीं गई होती हैं। हाँ, 90% की बात हम कर रहे हैं, 10% वो अपवाद आ जाता है, लेकिन आपको कंफर्म है तो ठीक है, नहीं कंफर्म है तो आप ये मान के चलिएगा संविधान में नहीं लिखी गई है। ठीक है, प्रेस को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार मान लिया जाता है। ठीक, अच्छा देखिए सब लोग सोचेंगे यार प्रेस तो मतलब चौथा स्तंभ है, तो उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ होगा, ऐसा तो होना है इतना बड़ा संविधान में। ठीक, तो हम मान के चलिए उसका जिक्र नहीं है, प्रेस की एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार मान लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख है ही नहीं। ठीक, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना, लेकिन देखिए इनडायरेक्ट किया है। ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। ठीक, इसलिए प्रेस पर भी वही प्रतिबंध लागू होते हैं जो सामान्य अभिव्यक्ति पर लागू होते हैं। ठीक, अब प्रेस के लिए अलग से कुछ नहीं मतलब विधान किए गए हैं। अब देखिए प्रेस का वही है कि जैसे जो बातें आप नहीं बोल सकते बाहर सार्वजनिक रूप से, वही बातें प्रेस भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था कुछ मतलब देशद्रोह ही माना जाए। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वही चीज़ें मीडिया पे भी लागू होता है कि मीडिया भी इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो ऐसे किसी एक राष्ट्र को तोड़ने की बात करे, या किसी चीज़ को भड़काने, या उसके किसी आर्टिकल या किसी भी न्यूज़ से पूरे देश में सार्वजनिक व्यवस्था को कोई खतरा हो। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति की है वही मीडिया को मिला है। ठीक है, 19(1)(a). ठीक, आपको ये पूछ सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में मिली है, तो आप लिख सकते हैं कि 19(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है, आपको घुमा कर इसे पूछ ही लेगा, और ये इसी तरह से एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई सभी स्वतंत्रताएं समान प्रकृति के हैं। फिर यहाँ सभी स्वतंत्रताएं हैं, देखिए सभी तो इसलिए आप लोग सोचेंगे कि सभी स्वतंत्रताएं, देखिए दिमाग ऐसा कि क्या काम करेगा कि मूल अधिकार है। अरे यार मूल अधिकार बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक, हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं प्रकृति में समान नहीं है। ठीक, वो प्रकृति में समान नहीं है। कुछ स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत अधिकार से जुड़ी हैं, जैसे अभिव्यक्ति मतलब भाई व्यक्तिगत है, जबकि कुछ आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है, जैसे व्यवसाय या पेशा। इसी कारण प्रत्येक स्वतंत्रता पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ एक बार फिर आप चाहें तो रिवीजन देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता प्रकृति में समान नहीं है, आप इतना दिमाग में रखिए। स्वतंत्रता व्यक्तिगत अधिकार से जुड़ी है, जबकि कुछ आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होती है। ठीक, आप ऊपर का देख लीजिए। सभी स्वतंत्रताओं को एक ही श्रेणी में रखा जाता है, नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी स्वतंत्रता समान प्रकृति की नहीं है, आप कुछ देख लीजिए, इसमें व्यक्तिगत और वो है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख है, नहीं है भाई, उल्लेख नहीं है। ठीक, अब और आगे देख लीजिए हम लोग क्या देखें हम, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य संगत प्रतिबंध लगा सकता है, हाँ भाई लगा सकता है। ठीक, और ऊपर हम लोग फिर क्या देखे हैं,
अनुच्छेद 19 वास्तविकता में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ठीक, इसको भी आप लोग देख लिए हैं। फिर ऊपर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई सभी स्वतंत्रता और अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक, आपको एकदम याद रखना होगा एकदम जुबान पे, ठीक, कि 19 है जो वो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक। इतना हम लोग रिवीजन कर लिए। फिर दोबारा से हम लोग कहाँ थे, आते हैं यहाँ आगे देखते हैं। तो हम लोग अगला देखते हैं क्या आगे का है, अगला ट्रैप क्या है। सभा की स्वतंत्रता को बिना, एक मिनट, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता बिना किसी शर्त के है। अभी देखिए एक्सट्रीम वर्ड जो आते हैं, ये एक्सट्रीम सेंटेंस जो हैं वो गलत होते हैं। हालांकि देखिए यूपीएससी इन चीज़ों को, यूपीएससी यूपीपीसीएस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लिए हैं कि सारे लड़के ये बात समझ चुके हैं, ठीक, और अब दूसरे पे खेला। लेकिन अभी यूपीएसआई, लेखपाल और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन सब चीज़ों का पूरा वैल्यू है, ठीक। तो आप इसको देखिएगा बिना किसी शर्त के, ऐसा नहीं होता कि बिना किसी शर्त को कोई काम किया जाएगा, ठीक है। सभा की स्वतंत्रता को बिना शर्त मान लिया गया, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत सभा की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण और निशस्त्र होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका शांतिपूर्ण हो, 19(1)(b) में बताया गया सभा स्वतंत्रता शांतिपूर्ण और हथियार नहीं लिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में हथियार लहरा रहे हैं और कह रहे हैं हम क्या है कि ये सभा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था और संपूर्णता के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंसक या हथियारबंद सभा इस अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं। यार ये तो सामान्य सी सोच है, आप भी सोच सकते हैं कि यार हथियार लेकर थोड़ी ना कोई कहेगा कि आप सभा लगाइए, ठीक। हड़ताल करना अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार है। अब देखिए सोचेंगे, कई लोग सोचेंगे कि यार सभा बनाने का अधिकार है, फिर अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति में हड़ताल तो आ ही जाना चाहिए। मतलब आप दिमाग लगाएंगे, हमें पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो। लेकिन वाकई में आपको बता दें कि मतलब अगर थोड़ा भी आप क्लास सुन ही कर ही चले जाएंगे तो आपको वहाँ दिमाग में तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या फंसाया गया, अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। स्वतंत्रता संघ या संगठन बनाने की देता है, लेकिन इसे ऐसा थोड़ी ना मान लेता हड़ताल करने का स्वतः अधिकार नहीं निकलता, ठीक। आपको कुछ भी करना होगा, परमिशन लेना होगा, हो गया, आप हड़ताल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों आखिर बनाया गया होगा। अगर थोड़ा डीप जाने का मतलब थोड़े से, चलिए ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे आपके लोगों एग्जाम जो है कहाँ तक जाएगा क्वेश्चन पूछने, इतना मुझे समझ है। हड़ताल करने का स्वतः अधिकार नहीं निकलता। हड़ताल एक वैधानिक विषय है, न कि स्वतः प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक। हड़ताल एक वैधानिक विषय है, न स्वतः प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं है कि आप हड़ताल कर सकते हैं, ठीक। यूपीएसआई में यह अंतर अवधारणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ यूपीएसआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दिमाग में बस दो ही चीज़ रखिएगा कि हड़ताल करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक, वो वैधानिक है। एक क्वेश्चन याद बना देगा कि हड़ताल एक वैधानिक विषय है, तो आप लोग सोचेंगे नहीं यार हड़ताल तो संविधान में हुआ होगा, ठीक, या मौलिक अधिकार है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। बाकी आगे देखते हैं। संघ बनाने का अधिकार किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बस आप ये एक्सट्रीम वर्ड से थोड़ा सा सतर्क रहिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, ऐसा थोड़ी ना यार संघ बनाने का। हालांकि दिमाग में आ सकता है कि यार संघ बनाने का हम किसी भी उद्देश्य के लिए आग्रह करें। जब भी मतलब संघ बनाने का अगर स्वतंत्रता मुझे मिला है मौलिक अधिकार में, तो हम किसी भी उद्देश्य के लिए क्या ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, संघ की स्वतंत्रता को असीमित उद्देश्य से जोड़ दिया है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए कहीं भी आपको खुली छूट नहीं दी गई है, पूरे संविधान में आपको खुली छूट नहीं दी गई कि आप जो मर्जी वो करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद ही जानिए कि अगर आपको बोलने की आज़ादी दी गई तो आप दूसरे को गाली नहीं दे सकते। प्रतिबंध लगाया गया भाई कि आप ऐसा बोल सकते हैं, अपने लिए जो बोल सकते हैं, दूसरे को गाली काहे देंगे, ठीक। तो क्योंकि सार्वजनिक राज्य का मुख्य कार्य क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाकर रखना, ठीक है, और लोगों के विकास को भी ध्यान में रखें। तो अब आप अगर किसी भी चीज़ में अगर खुली छूट दे दे तो उससे देश का मतलब आप जान ही रहे, सार्वजनिक व्यवस्था रजिस्टर होगी, नैतिकता, संपूर्णता, सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अवैध या राष्ट्र विरोधी उद्देश्य के लिए संघ बनाने का संघ को संरक्षण नहीं मिलता, ठीक। मतलब राष्ट्र विरोधी आप संघ नहीं बना सकते कि नहीं हम एक अलग देश यहीं बनाएंगे, ऐसा करतेंगे तो उसका अलग प्रोविज़न है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ट्रैप लाइन, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार पूर्ण है, ठीक। अब फिर यहाँ देखिए सबका दिमाग तुरंत खेल जाएगा। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार पूर्ण है। अब आप सोचेंगे यार कि भारत में तो सबको कहीं भी बस सकते हैं हम, क्योंकि भाई भारत के नागरिक हो तो कहीं बस सकते हैं। पहले आपको दिमाग जाता होगा कि यार कहीं कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी एक ट्रैप है, ठीक। निवास और बसने की स्वतंत्रता को बिना किसी सीमा के मान लिया गया है, ठीक। यहाँ देखिए 19(1)(e) के अंतर्गत निवास और बसने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। 19(1)(e) में स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता हर जगह कहीं भी आप जाइए बस जाइए। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जनजाति क्षेत्रों में,
सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनहित से जुड़े कारणों के सीमित की जा सकती हैं। इस प्रकार यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है। अब जैसे देखिए जनजातीय क्षेत्रों में इसलिए नहीं किया गया है कि किसी का एकदम लोकल कल्चर है उन लोगों का, अब आप उसमें जा करके वहाँ मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मतलब उन लोगों का जो बेसिक चीज़ है उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। तो जीने का अधिकार तो उनको भी है, उनको भी अपनी धर्म स्वतंत्रता को मानने का अधिकार है, लेकिन आप उस जाकर डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए राज्य इसको प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक। और सार्वजनिक स्वास्थ्य जनहित, मतलब मान लीजिए कि किसी जगह पे ऐसा है जहाँ हैजा बीमारी है, या मतलब बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ रही हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए आपके, तो वहाँ भी आप नहीं जा सकते, उसको भी राज्य रोक के रखता है, क्योंकि राज्य का मूल ही उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण। हालांकि असल में भले ना देखने को मिलता हो, लेकिन मेन तो यही है, थ्योरेटिकल यही है कि राज्य ये पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की स्वतंत्रता या लोगों का ग्रोथ होता रहे। अब कितना राज्य इसमें कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये तो अलग विषय है, इस पर बाद में बात कर सकते हैं। चलो ठीक, हम लोग को एग्जाम निकालना है, ज़्यादा भी राजनीति में नहीं घुसना है, ठीक। नहीं तो राजनीति में घुसेंगे तो फिर एग्जाम भी नहीं होगा, ठीक। ट्रैप लाइन, आवागमन की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता एक ही है, ठीक है। ट्रैप लाइन क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता एक ही है। अब हालांकि सिमिलर लग रहा है लेकिन सिमिलर है नहीं, ठीक। अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) की को एक ही माने है वो, मतलब ट्रैप क्या है वो बता रहा। फिर एक्सप्लेनेशन क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता का अर्थ है भारत के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमना। भाई आवागमन मतलब आना जाना, समझ लीजिए सिंपल भाषा में। और निवास स्वतंत्रता का अर्थ किसी स्थान पर बस अस्थायी रूप से बस जाना, ठीक। आवागमन अलग चीज़ है और निवास अलग है। निवास में आप अस्थायी रूप से बस जाते हो, जहाँ गए वहाँ बस गए। आवागमन मतलब आज दिल्ली है, कल मुंबई है, परसों यहाँ, मतलब वो घूमते फिरते रहते हैं। दोनों स्वतंत्रताएं अलग हैं, इन पर प्रतिबंध के आधार पर अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर अगला ट्रैप हम लोग देखते हैं, व्यवसाय, व्यापार और पेशा एक ही अर्थ रखते हैं। देखने में देखिए कितना सीधा है, व्यवसाय व्यापार तो सिमिलर जगह प्रयोग कर लिया जाता है, और पेशा, लेकिन इसके अंतर है, तीनों शब्दों को समान अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है सामान्यतः, लेकिन ऐसा है नहीं। व्यवसाय, व्यापार और पेशा अलग अलग गतिविधियाँ हैं। आप लोग यार अलग, इसमें क्या है, पेशा सामान्यतः विशेष कौशल या योग्यता से जुड़ा होता है, मतलब कोई चीज़ जैसे बढ़ई है, ठीक। तो बढ़ई का क्या है कि वो बनाने का जानता है, कुर्सी मेज वगैरह, उसका क्या है, विशेष कौशल है, तो पेशा हो गया, ठीक है। जबकि व्यापार और व्यवसाय आर्थिक लेन देन से संबंधित होते हैं, ठीक। जबकि व्यापार और व्यवसाय एक दोनों किससे संबंधित होते हैं, आर्थिक लेन देन। राज्य इन सभी पर लाइसेंस, योग्यता और शर्तें निर्धारित कर सकता है। अब भाई राज्य है, राज्य मतलब सबका, मान ही रहे कि राज्य सबके ऊपर शासन करता है, ठीक है। तो राज्य कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा एक्सट्रीम बात यूज करिए कि राज्य कुछ भी कर सकता है। राज्य केवल निजी क्षेत्र के व्यवसाय को ही नियंत्रित कर सकता है। केवल वाले शब्दों से आप लोग बचिएगा, मतलब केवल देखिए, ऐसा नहीं कि यूपीएससी वाले तो पकड़ लिए हैं कि केवल देते हैं तो लोग छांट देते हैं, लेकिन अभी छोटे एग्जाम है जैसे यूपीएसआई जो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें केवल वाला अभी दे रहा है, अभी हमने देखा है क्वेश्चनों में, तो अभी बहुत सारे लोगों को इस बात का उतना आइडिया नहीं है, तो अभी दे रहा है, ठीक है। राज्य केवल निजी क्षेत्रों के व्यवसाय को ही नियंत्रित कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप लोग इसे एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यापार या उद्देश्य को स्वयं अपने नियंत्रण में ले सकता है, किसी भी व्यापार को। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना भी संवैधानिक रूप से वैध है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना भी संवैधानिक रूप से वैध है, ठीक। अगला ट्रैप क्या है? अनुच्छेद 19 केवल व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। केवल आ गया तो मान के चलिए गलती, मैक्सिमम 90% में तो गलत ही रहते हैं, और अभी यूपीएससी जितना ये लोग चालाक है नहीं, ये लोग बहुत कुछ अलग बनाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते क्या है, अनुच्छेद 19 ने केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से बल्कि सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। किससे? सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है अनुच्छेद, क्योंकि ऊपर भी हम आपको ये बात बता चुके हैं। इसी कारण इसमें स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों का संतुलन देखने को मिलता है, ठीक। फिर आगे का हम लोग क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसा नहीं है यार कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, ठीक। तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पर करा 19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, 19 पे प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, मतलब जैसे ही आपातकाल लगा आपका अनुच्छेद 19 अपने आप खत्म, ठीक। हालांकि यह निलंबन अस्थायी नहीं होता भाई, अस्थायी रूप से थोड़ी कर सकते हैं, वो मौलिक अधिकार है, ऐसा थोड़ी ना, ठीक। आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 पुनः प्रभावित हो जाता है, मतलब उसको ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई विधेयक पारित करना होगा या राष्ट्रपति को कुछ कहना होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा आपका वो 19 स्वतः निलंबित, ठीक। और जैसे ही आपातकाल हटा वो 19 पुनः प्रभावी, ठीक। इसके लिए अलग से कोई मतलब विधेयक वगैरह नहीं पारित करना रहता है, ठीक है। ट्रैप लाइन, सशस्त्र बलों और पुलिस पर भी अनुच्छेद 19 समान रूप से लागू होता है, ऐसा नहीं है। सेना के लिए ऐसा नहीं लगाया जा सकता है,
ठीक है। ट्रैप आप लोग समझ गए होंगे क्या है, ऐसे एक बार बताते हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया सेवाओं के सदस्यों पर विशेष प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका जो अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाएगा। देखिए पुलिस बलों और सब खुफिया को, अब खुफिया विभाग को कहना नहीं, आपको वो क्या करे कि वो पूरा कोई भी बात जो जैसे रॉ एजेंट वगैरह होते हैं कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं दूसरे देशों के, यहाँ के वहाँ के, ठीक, सबके बारे में उनको जाने। अब वो क्या कहना है, मेरे तो 19 के अंतर्गत मुझे आज़ादी है, और सारी चीज़ें बोलने लगे न्यूज़ पे, मीडिया में, ठीक। तो इससे देश खतरे में पड़ जाएगा ना, देश की सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए इन लोगों को अनुच्छेद 19 के तहत अंतर्गत उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक। मतलब मान के चलिए ना, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया, इन सबका एक अलग कानून बनाया जाता है कि आप लोग कैसे काम करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि सारे मूल अधिकार इनको भी दे दें, सारी चीज़ें वही जो सामान्य नागरिक को दे रहे हैं वही सबको दे दें। सामान्य नागरिक को जो दे रहे हैं वही दे देंगे तो अंतर तो नहीं रह जाएगा ना, तो उस तरह से अनुशासन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का कोई आपसी संबंध नहीं है। कोई आए, सभी आए, या मतलब एक्सट्रीम पता चले चीज़ों को तो सीधे हटा दीजिएगा। और मैक्सिमम देख रहे हैं हमें जो ट्रैप बनाया है वो इन्हीं से बनाया है, इन्हीं शब्दों से, ठीक। कुल मिला के आपका पूरा जैसे 19 से जो है जितना भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाहर नहीं जाएंगे, आप यकीन मान के इसको पढ़िएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध है अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित न्यायसंगत प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, अब आप देखिए 19 पर कोई भी प्रतिबंध अगर लगाया जा रहा है तो इसको 21 को ध्यान में रखकर लगाया जा सकता है, ठीक। इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट है। ट्रैप लाइन, अनुच्छेद 19 के प्रतिबंध हमेशा स्थायी होते हैं। अब हमेशा स्थायी होते हैं सभी, ये सबको बता दें कि टर्मिनोलॉजी ये सब आते हैं, तुरंत सीधे गलत काटिए, मतलब ध्यान के दे करके काटिएगा, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, ठीक। समय, स्थान और स्थिति के अनुसार प्रतिबंधों की बदली जा सकती है, इसी कारण युक्त प्रतिबंध कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा पूरा चैप्टर खत्म, मतलब ये अनुच्छेद 19 जो है इसका जो भी ट्रैप ये बना सकता था जहाँ भी क्वेश्चन में, और उसके थ्रू हम लोग व्याख्या भी पढ़ लिए हैं, सारा चीज़ ओके हो गया है, ठीक। अब इसको आप एक बार 2x पे देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें इसके बाद के आर्टिकल रहेंगे। हम एक बार आपको फिर बता दें कि जो भी हम ये कवर करा रहे हैं सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, ठीक। और बाकी देखिए इस पर हम ऐसा नहीं करें कि आप इस पर निर्भर रहिएगा, ऐसा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पीछे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आज आप सोकर उठे होंगे तो बोलेंगे नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करना, लेखपाल की नहीं। तो आप मेरा मतलब है कि आप चीज़ों को पढ़े रहिएगा पहले, ठीक। और हम आपको उसमें से कंटेंट जो दे रहे हैं ये इससे क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, या मतलब क्लासें कहीं देखनी पड़ेंगी। हालांकि अभी तो हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आप लोगों की डिमांड पे हम आगे इस क्लासें भी ला देंगे। फिलहाल अभी आप इस जो प्लेलिस्ट जो बना रहे हैं इसको फॉलो करिए, धुरंधर बैच का नाम है, ठीक, जो बिल्कुल फ्री है। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।